नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन मैथमेटिक्स एजुकेशन में। प्रेम सर के इस चैनल पे यहाँ आए आप लोग और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे आप लोगों को। आज का टॉपिक है, आज 12 की क्लास की शुरुआत की जा रही है और 12 की क्लास की जो पहली कड़ी हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें त्रिकोणमिति से शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि सिलेबस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि मैं किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उस हिसाब से चलें। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में क्लास 11th से शुरू करते हुए चलेंगे हम त्रिकोणमिति। जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूं मैं कि बिना त्रिकोणमिति की जानकारी के आप 12 में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो त्रिकोणमिति की एक अच्छे ढंग से तैयारी करते हुए हम लोग 12 की शुरुआत करेंगे और यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट 11th में त्रिकोणमिति ढंग से नहीं पढ़ सके हैं वैसे स्टूडेंट के लिए और भी खुशी की बात है कि इस जगह पे आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से त्रिकोणमिति की जानकारी के साथ 12 में प्रवेश करेंगे और साथ में धीरे धीरे हम सिलेबस को खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में क्या पढ़ना है इस चीज को जरा सा देख लेते हैं। आज है त्रिकोणमिति, शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसमें आप 3 चीजें पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहली चीज है कोण और उसके माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल की माप करने के तरीके को आप समझेंगे। और दूसरा चीज है कोण मापन के मात्रक, यानी कि कोण मापने के जो मात्रक हैं वो मात्रक के बारे में आप समझेंगे। तो इसके लिए शुरुआत करते हुए चलते हैं हम। सबसे पहले आप ये जाने त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति ज्यामिति से ही निकला हुआ एक शब्द है। जिस प्रकार ज्यामिति में आप बहुत सारे त्रिभुजों का अध्ययन किए होंगे, लेकिन त्रिकोणमिति में आपको ज्यादा त्रिभुज की अध्ययन नहीं करने हैं। इसमें आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के विशेष गुणों का अध्ययन करना है। तो त्रिकोणमिति साफ जाहिर है, इससे यह अर्थ निकल करके सामने आता है त्रिकोण जोड़ मिति, यानी त्रिकोण मिति, 3 कोणों के मापन का तरीका। बस यही चीज सीखना है। लेकिन इसमें अभी के समय में बहुत ज्यादा विकास हो चुका है और त्रिकोणमिति इतने आगे निकल चुके हैं इस क्षेत्र में कि अब ज्यादा हायर क्लास में ज्यामिति की जरूरत भी नहीं पड़ती है और त्रिकोणमिति के वजह से ही, त्रिकोणमिति के पढ़ने से ही सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन कुछ हद तक हम ज्यामिति का भी विश्लेषण करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, उसी से निकला हुआ एक अंग है। तो इस अंग के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का 11th क्लास में थोड़ा व्यापक अध्ययन है और धीरे धीरे करके हम 12 क्लास की ओर भी बढ़ेंगे। 12 क्लास में केवल एक चैप्टर है और उस चैप्टर को भी आपको इसी सीरीज में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कोण और उसकी माप। कोण के बारे में आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे और बहुत रोचक तथ्य रहा है, बच्चों में कौतूहल का विषय रहा है कि यह कोण क्या होता है। हम लोग जनरली जानते हैं कि जब एक लाइन पे कोई एक भ्रामक रेखा यानी कि भ्रमण करने वाली रेखा भ्रमण करती है, ये हम भ्रामक रेखा बना रहे हैं और ये भ्रमण करती है, तो वो पहले वाले लाइन पे एक निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। उसी एंगल, उसी को ही एंगल कहा जाता है। तो भ्रामक रेखा 2 तरह से हो सकती है, या तो वह एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, 2 तरीके से घूम सकती है। आप मना नहीं कर सकते हैं, वह 2 तरीके से घूमेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस अंतर यही होगा कि अगर वह इस कंडीशन में घूमे, इस तरह से, आप देख रहे हैं ये O है, ये A है और ये B है और इस तरह से एंगल बना है नीचे से ऊपर की ओर, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, ये आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। बहुत सिंपल सा समझना है ये चीज। और फिर अगर यही लाइन पे भ्रामक रेखा नीचे की ओर भ्रमण करे और ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो, तो ये जो एंगल होगा वो -B, यानी कि वह निगेटिव एंगल होगा। यानी कि एंगल भी निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आपको एंगल निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं तो उसको कैलकुलेशन में नहीं शामिल करना है। आपको सिर्फ समझना है कि निगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है। निगेटिव एंगल का मतलब होता है कि जिस स्ट्रेट लाइन से वह एंगल बना है उसके नीचे साइड से एंगल बना है, यानी कि भ्रामक रेखा नीचे की ओर घूम रही है घड़ी के दिशा में, और यहाँ पे क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यह घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। बस यही चीज समझना है आप लोगों को। यहाँ पे आगे है एंगल के बारे में आप समझ गए कि एंगल के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही एंगल है, कोई नया एंगल यहाँ पे आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये वही एंगल है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा
डिटेल कुछ जानकारी दिया जाएगा। आगे है कोण मापन के मात्रक, यानी कोण को जब हम मेजरमेंट करते हैं, आपने कोण बनाया, कोण बिना मेजरमेंट का मैथमेटिक्स में कोई जगह नहीं होता है। किसी काम को करना है तो मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। तो हम कैसे माप सकते हैं, कैसे क्या कैलकुलेशन होती है उसकी, उसको समझते हैं। तो कोण के मापन के 3 मात्रक बहुत प्रचलित थे। पहला था सेक्सासिजिमल सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, और तीसरा जो आउटडेट हो चुका है, पुराना हो चुका है, ग्रेड सिस्टम है, और ये अब नहीं चलता है, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन जरूरत का क्या है, तो जरूरत का है सेक्सासिजिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। इसको षट दशांशक पद्धति भी कहा जाता है दोस्तों, और इसे सर्कुलर सिस्टम को वृत्तीय पद्धति भी कहा जाता है। सर्कुलर सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। अब हम जानेंगे कि यहां पे एंगल को सेक्सासिजिमल सिस्टम में आप कैसे, क्या होता है इसमें, यह समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेक्सासिजिमल सिस्टम को समझते हैं, ये क्या है। षट दशांशक पद्धति यह हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, और बच्चों के सिलेबस में जूनियर सेक्शन से आप लोग सुनते आए होंगे डिग्री के बारे में। यह डिग्री जो है वो यूनिट है कोण का, यानी एंगल का एकमात्र यूनिट है। कौन है, क्या है यूनिट, ये एंगल का यूनिट है डिग्री। लेकिन ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप समझ लें यह सेक्सासिजिमल सिस्टम यानी षट दशांशक पद्धति का एक अंग है। अब इसमें आपको क्या समझना पड़ेगा, तो समझना ये पड़ेगा कि एक पूरा का पूरा, अगर ये भ्रामक रेखा एक चक्कर लगा लेती है पूरा कंप्लीट राउंड, तो ये कंप्लीट राउंड में OA है, और कंप्लीट राउंड में मान लिया जाता है कि ये 360 यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसा मान लिया जाता है 360 डिग्री, जो कि हम डिग्री में चल रहे हैं। सेक्सासिजिमल सिस्टम यानी डिग्री में बताया जाएगा, और इसमें 360 डिग्री के बारे में बताया जाएगा। अब निश्चित है कि यह एकाएक तो घूम करके नहीं आ गई होगी वापस अपने स्थान पे OA। इसको तो एक एक पॉइंट में मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो एक एक डिग्री की बात अगर करें, हर एक बार एक एक डिग्री की बात करें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से 360 डिग्री तक पहुंचेंगे। अर्थात एक छोटी इकाई इसकी होती है 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो 1/360 डिग्री, इस तरह से, यानी 1/360 भाग। आप यहां देखें कि 1 डिग्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 1/360 भाग, यानी कि इस पूरे चक्कर का, ये एक क्या है, तो एक चक्कर है, एक राउंड है। तो एक राउंड को अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वह 1 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि 1 डिग्री को आप समझ लिए हैं, तो आप जरा सा ये समझिए कि इस जगह पर अगर 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री, तो यह क्या होगा, यह होगा 90 डिग्री से साफ जाहिर होगा कि अगर इसको हम 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/4 पार्ट, 1/4 भाग, इसको 4 भाग में आप बांट, तो 180 डिग्री का क्या मतलब होगा, तो आधा चक्कर। यानी कि आप समझ सकते हैं, आपको इसमें आगे चल करके कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा जो राउंड पे आधारित होगा। आपको यह बताया जाएगा कि एक 360 डिग्री में पूरे चक्कर होते हैं। तो अगर आप कहीं भी देखें तो एक चक्कर की बात हो कि एक पहिया है वह एक चक्कर घूमती है, निश्चित रूप से वह 360 डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। लेकिन अगर वह 2 चक्कर घूमती है तो फिर वह 360 का डबल हो जाएगा, 720 डिग्री घूम जाएगी। तो इस तरह से हम समझेंगे। आप लोग समझे होंगे, क्लास 10 लेवल के स्टूडेंट 10 में ये पढ़े होंगे कि एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप समझ लें कि यह भ्रामक रेखा पर आधारित है, घूमने के क्रम पर आधारित है, और यह 360 डिग्री से ज़्यादा भी होगा और बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1000 डिग्री भी ले सकते हैं। इससे यही साबित होगा कि वह एक राउंड से ज़्यादा बार घूम रहा है। अगर 720 डिग्री का एंगल बना रहा है कोई एंगल 720 डिग्री का है, तो निश्चित रूप से कि वह 2 राउंड लगाया होगा, वो भ्रामक रेखा 2 राउंड लगाया होगा, तो राउंड पे आधारित होता है। इससे आपको आगे दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा आगे समझ लेने के बाद। तो फिर इस चीज को अगर आप समझ लेते हैं
तो आगे हम देखते हैं, तो आगे हम चलते हैं। 90 डिग्री से आप बचपन से परिचित हैं, और 90 डिग्री जो है वह समकोण के बराबर होता है। इसको कहा जाता है समकोण, यानी राइट एंगल। और आगे हम बढ़ते हुए ये देखते हैं, डिग्री में आप समझ गए हैं, डिग्री को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो जरा आप समझिए अगला सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। अगर आप डिग्री को समझ रहे हैं तो आप सर्कुलर सिस्टम को भी आप ढंग से समझ लेंगे। यह बहुत ही सिस्टम आसान होता है। यह सर्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें एंगल का जो यूनिट होता है वह रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता है। तो रेडियन के बारे में सबसे पहले परिचय ले लेते हैं। रेडियन, इसका संकेत सी होता है, ये आप जान लें, संकेत इसका सी होता है। और डिग्री में हम लोग क्या करते थे, डिग्री में हम लोग गोल करके एक छोटा सा जीरो का सिंबल टाइप का ऊपर लिखते थे, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, रेडियन में हम संकेत जैसे 2 रेडियन की बात हो तो ऊपर सी करके लिखेंगे। लेकिन आधुनिक मैथमेटिक्स में रेडियन इतना पॉपुलर हो चुका है कि अगर आप रेडियन का सिंबल नहीं भी देते हैं तो उसे रेडियन ही समझा जाता है। ये एक चलन में आ चुका है, ये रूढ़ हो गया है। तो आगे हम देखेंगे रेडियन के बारे में। जरा ये समझिए, एक रेडियन, आखिर रेडियन, एक डिग्री की बात हो गई तो एक रेडियन की बात हो सकती है 1 रेडियन। ये 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि यह एक सर्कल है और इस सर्कल के रेडियस के बराबर लेंथ का चाप काट लिया जाता है। रेडियस के बराबर लेंथ का एक चाप काट लिया जाता है और इसे लिखा जाता है L = R। तो ऐसे कंडीशन में जो यह एंगल बनकर के सामने आएगा उसे अगर हम थीटा डिनोट करें तो वह 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन। क्या होगा, 1 रेडियन, थीटा = 1 रेडियन। ये है, ध्यान रखिएगा, रेडियस के बराबर, रेडियस तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी रेडियस हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी रेडियस हो। लेकिन रेडियस के बराबर लेंथ से अगर केंद्र पर, सेंटर पर एंगल बनेगा तो वह निश्चित रूप से 1 रेडियन के बराबर होगा। तो अब आप समझ गए कि 1 रेडियन क्या है, थीटा = 1 रेडियन। अब रेडियन को जब आप समझ गए तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हाँ, तो आप रेडियन के बारे में आप समझ गए कि 1 रेडियन का क्या मतलब होता है। अब आगे हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, पाई का संख्यात्मक मान क्या होता है। पाई का संख्यात्मक मान जरा समझते हैं। हम लोग के समक्ष पूरे मैथमेटिक्स में पाई एक अजीब तरह की संख्याओं के तरह जो है बिहेव करता है, बराबर बड़ा पॉपुलर नंबर है पाई। और पाई के बारे में सबसे पहले शुरुआत में ऐसा बुक में भी मिलता है कि आर्यभट्ट महोदय के द्वारा ये पाई का वैल्यू सबसे पहले निकाला गया था। और यह हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि पाई का वैल्यू सबसे पहले हिंदुस्तान में बताया गया था। लेकिन उस समय यह ग्रीक का शब्द पाई का सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो उन्होंने क्या बताया और क्या दुनिया ने कैसे उसे पाई के रूप में देखा, उसको जरा सा देखते हैं। सबसे पहले ये पता चला मैथमेटिशियन को कि एक सर्कल, चाहे उसकी रेडियस कुछ भी क्यों ना हो, अलग अलग रेडियस के सर्कल लिए गए और उसके डायमीटर यानी D = R 2R1, फिर इसका D1, D2 = 2R2 और D3 = 2R3, इस तरह से लिया गया। तो हर एक कंडीशन में किसी भी सर्कल के डायमीटर और डायमीटर को मेजरमेंट किया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त के डायमीटर त्रिज्या का डबल होता है, इस तरह से लिखा गया। तो आर्यभट्ट महोदय ने सबसे पहले इस बात का पता कैसे लगाया, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के वृत्तों का अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि किसी वृत्त के अगर परिमिति को या परिधि को, इसकी जो परिधि है उसको अगर हम C मान लें तो C को अगर डायमीटर से डिवाइड कर दिया जाए, अगर उससे डायमीटर से भाग दे दिया जाए, तो यह एक कांस्टेंट नंबर पाई के बराबर आता है। यह पाई का आपको संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसी से
आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको अब समस्या होगी इस बात की कि क्या सभी सर्कल में ऐसा होता है? बिल्कुल। यहाँ 3 सर्कल मैंने लिया है, इस 3 सर्कल के अलावे आप दुनिया में कहीं भी कोई भी सर्कल आप ले, कोई भी सर्कल लें और उस सर्किल के सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि को डिवाइड करना है। आपको किससे डिवाइड करना है? तो उसके व्यास से डिवाइड करना है, डायमीटर से डिवाइड करना है। और डायमीटर से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट आपका 3.141 समथिंग जो भी है वो आएगा। और वही संख्या जो है अपरिमेय संख्या बाद में चल के साबित हुई कि यह इसका पूर्ण मान निकाला नहीं जा सकता है, पाई का कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने उसे अपरिमेय संख्या की श्रेणी में डाल दिया कि भाई ये अपरिमेय संख्या है, या दशमलव तक बार बार रिपीट कुछ न कुछ आता रहेगा, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया। और लेकिन यह बहुत काम का चीज साबित हुआ। आगे चल करके इसी अनुपात को, उसके परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा गया। ग्रीक शब्द से इसको सूचित किया गया। तो C/D इक्वल टू जो पाई का वैल्यू आया, तो इसी से तो शुरुआत हो गई, सर्कल के अंदर की सारी जानकारी प्राप्त होने लगी। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो C इक्वल टू पाई डी, यही तो आप बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, C इक्वल टू पाई डी। तो पाई डी का वैल्यू 2r, तो 2 पाई r। इस तरह से फिर आप सर्कल के बारे में जान पाए कि C इक्वल टू 2 पाई r फॉर्मूला भी ये पाई के वैल्यू आने के बाद ही मालूम करने का फॉर्मूला डेवलप किया गया। तो इस तरह से आप क्लियर हैं, पाई का वैल्यू भी आपके सामने क्लियर है। तो पाई का वैल्यू आखिर होता कितना है? तो यह किसी भी वृत्त के लिए, चूंकि यह कांस्टेंट टर्म अचर है, तो किसी भी जगह पर आप ले लें, यह 3.141 आपको 3 अंक तक इस सिस्टम में लेना है, जगह आपको दूर तक नहीं जाना है बस। इसके बाद पाई का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों की एक समस्या है, उसको दूर कर देते हैं। 22/7 या फिर 22/7 जो हम लोग पाई का जो वैल्यू लिखते हैं, यह पाई का वैल्यू नहीं है। पाई का वैल्यू 3.141 के बाद जो नंबर आते हैं उस नंबर में 22/7 जो है, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 रेशनल नंबर है। तो क्या, और इरेशनल रेशनल तो कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए पाई का अप्रोक्स वैल्यू यानी लगभग पाई का जो वैल्यू होता है वह 22/7 से 3 अंक तक मैच कर जाता है, 3-4 अंक तक भी मैच कर जाता है। इसी वजह से हम लोग 22/7 का भी इस्तेमाल करते हैं सुविधा के लिए। ज्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ सुविधा की बात है, सुविधा के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको अब हम मिटाते हैं। आपने 3 चीजों का अध्ययन किया, कोण और उसकी माप, कोण मापन में मात्रक का प्रयोग और पाई का संख्यात्मक मान। इसमें 2 सिस्टम, सेक्सासिजिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम को आपने सीखा। अब सर्कुलर सिस्टम में आते हैं दोबारा, और थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आपकी रह गई है, उस जानकारी को भी हम देंगे। सबसे पहले सेक्सासिजिमल सिस्टम में आप समझें तो 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री से छोटे भी क्या एंगल होते हैं? बिल्कुल होते हैं दोस्तों। 1 डिग्री को भी छोटा एंगल में तोड़ा गया है, और वह आपका 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यह समय के हिसाब से चलता है। 60 मिनट होते हैं, जिसको मिनट कहते हैं, यह सांकेतिक रूप है। और 1 मिनट 60 सेकेंड, ये सेकेंड का है। इस तरह से आप देखेंगे तो 60 सेकेंड होते हैं। अगर आपको 1 डिग्री से छोटे एंगल की बात हो रही है तो उस जगह पे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इस सिस्टम को अगर आप समझ लेते हैं तो, फिर इस सिस्टम को आप समझ लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलर सिस्टम में चलते हैं। सर्कुलर सिस्टम में आप कैसे, ये सेक्सासिजिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल के मेजरमेंट को, ये जरा सा सीखने की चीज है, वो भी सीख लिया जाए इसी वीडियो में, जरा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इस बात को हमेशा आप याद रखें। तो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा?
180/π, ये देख लीजिए दोस्तों, 180/π। क्लियर है? तो अगर आपको मान लीजिए कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो ऐसे कंडीशन में डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप क्या करेंगे, को रेडियन में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ठीक इसके विपरीत यहां हम चलेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो आपको निकालना कितना है, तो आपको निकालना है 60 डिग्री, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 60, पाई बाय 3 रेडियन। यहां आपको रेडियन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और पाई बाय 3 आपका रिजल्ट आया। इस तरह से आप 60 डिग्री को आप रेडियन में बदल सकते हैं, और रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा वो भी आप देख लीजिए, एक दो एग्जांपल हम दे देते हैं। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो आपको हमेशा याद रखना है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और ठीक इसका उल्टा विपरीत पाई रेडियन 180 डिग्री, सेम ही चीज है। आप एक बार लिखें काफी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपको ये याद है तो आप सेक्सासिजिमल सिस्टम से निकल करके आप रेडियन में जा सकते हैं, रेडियन में बदल सकते हैं, और उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको आगे बहुत जगह पर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप डिग्री को धीरे धीरे भूलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डिग्री की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आपको केवल रेडियन की आवश्यकता पड़ेगी, रेडियन में ही आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें हम आगे देखते हैं, मान लीजिए कि आपको पाई रेडियन है, पाई बाय 2 रेडियन, अब इसको बदलना है डिग्री में। सिंपल सी बात है कि डिग्री में बदलना है तो लिखेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई, आपको निकालना है पाई बाय 2 रेडियन, 180 बाय 2 पाई इंटू पाई बाय 2, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। बहुत आसान है इस तरह से निकालना। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो सावधानी पूर्वक करें, थोड़ी सी गलती की वजह से आपका हो सकता है कि रिजल्ट ना आए, तो आप ध्यान में रख करके रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए सीखेंगे। इसके लिए हम कुछ सवाल यहां दे रहे हैं आप लोगों को, HW यह करके आप कमेंट में लिख सकते हैं, सिर्फ आंसर लिखना है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपको 15 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है 30, तीसरा 45, चौथा 120 डिग्री, और पांचवा 75 डिग्री। मैं 5 क्वेश्चन दिया हूं दोस्तों, इसको डिग्री बदलना, ये डिग्री में है, रेडियन बदलना है, रेडियन में बदले, ये रेडियन में आपको बदलना है, चेंज इनटू रेडियन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद इसको आप ठीक से देख लें और ये आपको बनाना है। तो इस तरह से धीरे धीरे सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए चीजों को लेकर के मैं हाजिर रहूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, और चैनल पे आए हैं अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी का समय है, स्कूल कॉलेज बंद है, लॉकडाउन का समय है, इस कंडीशन में घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और घर से ही पढ़ाई की बहुत व्यवस्था हो गई है। बहुत सारे टीचरों का आ रहा है इस तरह से यूट्यूब पर पढ़ाने का, तो उसका लाभ लें, सबका लाभ लें। इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।